मैं बलात्कार पीड़िता प्रिया राय, घोसी सांसद अतुल राय रेप केस प्रकरण की पीड़िता और वादिनी हूँ। और मेरे केस को बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े लोगों के द्वारा पूरी तरीके से एकदम सत्यानाश कर दिया गया है, जिसमें ज़िले के एसएसपी से लेके और भी ऊपर तक की सेटिंग है। और इसके बाद अब न्यायालय में भी चीज़ें मेरे साथ भयानक स्तर पर गलत हो रही हैं। मेरे आवाज़ उठाने के बाद से अब तक मुझ पर और मेरे गवाह पर दर्जनों मुकदमे किए जा चुके हैं, जिसमें गैंग रेप, धोखाधड़ी और मारपीट जैसी घटनाओं को लाद दिया गया है। इन सब के बावजूद भी जब मैं और मेरे गवाह नहीं डरे और हम लोग अटल रहे, तो बड़े स्तर पर सेटिंग करके सांसद अतुल राय के द्वारा एक फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें वाराणसी के तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक का मुख्य भूमिका है। हम उनको अपना जितने भी हमारे पास सबूत थे अपनी बेगुनाही के, हम देते गए और उनसे सवाल पूछते गए। और उनसे सवाल हम अक्टूबर नवंबर से आज तक कंटिन्यू पूछ रहे हैं उनसे और उनके जाने के बाद अब वहाँ के बाकी के अधिकारियों से, लेकिन हमें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। कोई भी अपनी जवाबदेही नहीं ले रहा है कि आखिर हमारे दिए गए बयान और जो भी साक्ष्य हैं उसे फर्जी रिपोर्ट में जोड़ा क्यों नहीं गया है। अब इसके बावजूद हम आते हैं माननीय एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में। नवंबर महीने में पूर्व न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज डॉक्टर बाल मुकुंद सर का स्थानांतरण हो जाता है और उसके बाद आते हैं माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी। इनके आने के बाद चीज़ें वहाँ प्रत्यक्ष रूप से गलत की जाती हैं। मेरे गवाह के बयान को गलत तरीके से लिखा जाता है, गलत भावों को उसमें समाहित किया जाता है। मुझे और मेरे गवाह को मूल दस्तावेज के साथ बुलाया जाता है, हमारे दिए गए साक्ष्यों को वेरीफाई करके उसको अदालत में मतलब सबमिट करने के लिए, उसको शामिल करने के लिए कागजों के बीच में। लेकिन हमें बार बार बुलाकर विपक्ष के वकील और वहाँ के न्यायाधीश के द्वारा केवल टाइम पास किया जाता है और हमें ये दिखाया जाता है कि सुनवाई चल रही है, जबकि हमसे न पूछा जाता है कि इस साक्ष्यों का क्या मतलब है, न हमें मौका दिया जाता है। हमारी तरफ से बार बार निवेदन किया जाता है, तब भी उनके द्वारा कोई भी मौका हमें नहीं दिया जाता है। और उसके बाद फाइनली 18 दिसंबर को जैसे ही वो अतुल राय के पक्ष में ऑर्डर पारित करते हैं, अतुल राय के पक्ष में ऑर्डर पारित करना मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे उनके सारे किए हुए कार्रवाई, मतलब नवंबर में जब वो आए तब मैं वहाँ नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे गवाह का उस समय चीफ वगैरह चल रहा था, तो गवाह के साथ मैं नहीं जा रही थी, लेकिन मुझे सारी चीज़ें अपडेट हो रही थी। उसके बाद जब मेरे गवाह की गवाही जीरा सारी समाप्त हो जाती है, उसके बाद से और 18 दिसंबर को मारे जाने तक जो कुछ भी हुआ है, मैंने सारी चीज़ों को अपने पास सबूत के रूप में बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करके रखा है। और ये सारी चीज़ें मैंने न्यायालय को जाकर कल जब मैं शुक्रवार को गई थी 9 तारीख को, मैंने वहाँ सारी चीज़ें लिखित में ये सारी दे दी हैं कि मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 जनवरी 2021 को हमने ईमेल के जरिए, स्पीड पोस्ट के जरिए उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, एमपी एमएलए कोर्ट को और प्रदेश और देश की जितनी भी जिम्मेदार संस्थाएं हैं, सबको हमने अपना मृत्यु पूर्व बयान के रूप में भेजा हुआ था। लेकिन मुझ पीड़िता को ऐसा लगता है इन सारे लोगों की चीज़ों को देखते हुए, इन सारी लोगों की गतिविधियों को देखते हुए कि हमारे उस मृत्यु पूर्व बयान को भेजे जाने के बाद ये लोग पूरी तरीके से अस्थिर हो गए और आश्वस्त हो गए और आज तक वेट कर रहे हैं कि ये सब मृत्यु पूर्व बयान देने के बाद ये सब कुछ कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। और हमें चूंकि उसी समय इस बात का शक हो गया था और फिर हमें भूली हुई चीज़ भी याद आई कि हमारे पास तो सबसे रिलेटेड साक्ष्य हैं और ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं कि लोग सुने और देखें तो चकरा जाएं और इस न्याय की प्रक्रिया में मेरे बाद कोई पढ़े ही ना, खास तौर पर लड़कियां और औरतें इस देश की तो पढ़े ही ना। तो तब जाकर हमने इस कदम से थोड़ा सा बैकआउट कर लिया और हमने वेट किया कि देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। और आज 6-7 महीने बाद भी जब किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया, तो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है हमने सारी बातें लिखकर एमपी एमएलए कोर्ट जाकर 9 जुलाई को सामने से माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के समक्ष रख दिया है। और वहाँ भी रखते समय उनकी गतिविधियाँ क्या रही उसका भी मेरे पास साक्ष्य है, लेकिन अभी मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ कि वहाँ जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले मेरी सारी चीज़ों को पढ़ा। मैंने फाइल देखने को बोला माननीय न्यायालय में
बाबू और जो लोग भी होते हैं सरकारी अधिवक्ता, मुझे नहीं दिखाया गया। मैंने पूछा कि आज जो सुनवाई होने वाली 173(8) पे वो वाराणसी पुलिस के द्वारा आ गई है तो मुझे दिखाया जाए, उसको भी टाल दिया गया, मुझे नहीं दिखाया गया। और फिर उसके बाद फाइनली जब मैंने जज साहब को अपनी सारी चीज़ें दी तो उन्होंने सब कुछ जल्दी जल्दी पढ़ा, ठीक है। और पढ़ने के बाद वो मुझसे कह रहे हैं कि आपने 4 जनवरी को भी 4 जनवरी के भी डेट में आपने भेजा हुआ है, आप चाहती क्या हैं। मुझे ये शब्द सुनकर ही मुझे लगा कि चाहे मेरे साथ जो कुछ भी हो, और वो वैसे भी होगा वही जो सिस्टम चाहेगा, जिसमें हम कहीं भी फिट नहीं बैठते, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन एक जज साहब का सामने से मुझसे पूछना कि आप चाहती क्या है, मेरी सबसे बड़ी जीत यही है। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो अपने काम के दौरान ये नहीं पूछ सकता कि आप चाहती क्या है। ये पूछना उनका, ये पूछना ही उनकी सारी चीज़ों को सामने रख देता है कि किस तरीके से वो लोगों की चाहतें जानकर और उसके बाद अपनी बोली लगाकर तब वो कार्य करते हैं। वो मेरी चाहत जानकर वैसे भी करते क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैं एक सबसे बड़ी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे यदि पता रहता उस समय में, नवंबर दिसंबर में, या फिर मुझे अभी 9 जुलाई से पहले तक पता रहता कि वो गाजीपुर जिले के हैं और शायद मुहम्मदाबाद क्षेत्र के आसपास के हैं, तो मैं कतई उनसे सुनवाई ही नहीं करती। लेकिन ये बात मुझे आजकल के बीच में पता चली है कि वो गाजीपुर जिले से हैं और वो मुहम्मदाबाद क्षेत्र के आसपास के हैं और वो बड़े स्तर पे इन्फ्लुएंस है अतुल राय और उसके गुरु और इस पूरे गैंग से। खैर, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है अब मैंने जाकर वहां रख दिया है। 4 जनवरी की भी चीज़ों पर संज्ञान नहीं लिया गया और देखते हैं इस बार जज साहब क्या करते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं शुक्रवार को वहाँ गई थी, अब मैं शनिवार को यहाँ पहुँच चुकी हूँ। शनिवार और रविवार को चूँकि सुप्रीम कोर्ट बंद रहता है तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन इन 2 दिनों में हमने अपनी तैयारी की है और अब हम आज सोमवार से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर बैठेंगे। आज देखेंगे वहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके से मुझे लिया जा रहा है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें वहाँ जाकर अगले दिन से और भी बैठना है या फिर पूरी दिल्ली में मुझे घूम करके उत्तर प्रदेश सरकार का और उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों का पर्दाफाश करना है। मैं पूरी दिल्ली में, पूरी राजधानी में घूम के बताऊंगी कि देश के सबसे बड़े स्टेट जहाँ पर राम राज्य की बात हो रही है सालों से, उस राम राज्य का आखिर में क्या है हकीकत। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यह निवेदन करती हूँ कि मेरे पास ऐसे साक्ष्य हैं कि आप सबको विश्वास ही नहीं होगा सुनकर कि ऐसा भी हो सकता है। जिले के एसएसपी से लेकर और न्यायालय के न्यायाधीश तक ऐसे कैसे सारे लोग बिक सकते हैं, लेकिन सारे लोग बिके हुए हैं। क्योंकि मैं न किसी हिस्ट्री सीटर की बेटी हूँ, ना मैं खुद हिस्ट्री सीटर हूँ, ना मेरा किसी नेताओं से संबंध है, मेरा कोई उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है। और मुझे सबसे बड़ा पछतावा यह है कि मेरे साथ जो मेरा साथ देने के लिए, मुझे न्याय दिलाने के लिए एक मेरा गवाह खड़ा हुआ, उसकी जीवन मेरे वजह से बर्बाद हो गई। और अब हम दोनों को ही पता है कि हम दोनों के जीवन के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हम डरने की जगह स्ट्रगल करेंगे आखिरी सांस तक और सबकी सच्चाई हम सामने रखेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि हम जो भी अपडेट देते जाए आप उसे शेयर कर, समाज में उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सब कुछ पहुंचाएं कि इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं, जो बाहर की दुनिया से लेकर और जिसे न्यायालय कहते हैं, न्याय का मंदिर कहते हैं, वहां तक सारी चीज़ें सेट हैं और वो कमजोर लोगों के लिए ही सेट है। बाकी मुझे नहीं पता कि और भी केसेस में क्या होते हैं, लेकिन जो अचानक से पेपर में देखने और सुनने को मिलता है कि इस हाई कोर्ट ने ये किया और उस न्यायालय ने ऐसा बयान दिया, वो सारी चीज़ें अब अपने पर गुजरने के बाद समझ में आ रही है कि कैसे चीज़ें हो सकती हैं इस तरीके से कि कोई भी कुछ भी स्टेटमेंट दे दे। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। और मैं दूसरी चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग ये कतई मत सोचिएगा कि उसको हाई कोर्ट ने बेल नहीं दिया। मैं ये कहती हूँ कि उसको बेल ना देने से मुझे और मेरे केस को क्या फ़ायदा हुआ। उसकी सज़ा अगर 7 साल है, 10 साल है, उसको कम करके 2-3 साल में उसको पूर्णतया बाइज्जत बरी करके निकाल दिया जाए तो उसको बेल लेने में फ़ायदा है या जेल में बैठकर पूरी तरीके से स्वच्छ साफ होकर श्रीराम बनकर बाहर निकलने में फ़ायदा है।
तो कुछ इसी तरह की चीजें चल रही हैं। एक और चीज है, आप सभी को याद होगा कि 2019 लोकसभा को देखते हुए मुख्तार अंसारी को अचानक से छोड़ दिया गया। उनके केस में सारे साक्ष्य थे, सरकारी रिकॉर्डिंग थे, लेकिन कुछ भी शामिल नहीं हुआ और अंत में माननीय न्यायालय द्वारा ये टिप्पणी कर दी गई कि साक्ष्य और सबूत जो भी होता है कि अभाव में बरी किया जाता है। ठीक है, और अब 2022 का चुनाव आ रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें की जा रही हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए कि न्यायालय के अंदर पीड़िता और गवाह को मारा जाता है, न मीडिया संज्ञान लेती है, न जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान लेते हैं, न न्यायालय खुद संज्ञान लेती है, न उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को पता चलता है, न केंद्र गवर्नमेंट को पता चलता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी को पता नहीं चलता है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन किसी को कुछ करना नहीं है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें सेट हैं। 2022 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी बीएसपी का गुप्त गठबंधन, या अब तो पब्लिक भी हो गया है, इन सारी चीजों को देखते हुए सारी चीजें सेट हैं, जिसके एवज में हमें 1.5 साल से टॉर्चर पे टॉर्चर किया जा रहा है। और हम ये सोच रहे हैं कि शायद ऊपर के अधिकारी को पता नहीं, शायद हमारे मुख्यमंत्री को पता नहीं, शायद हमारे प्रधानमंत्री को पता नहीं, लेकिन जहां पीएम का संसदीय क्षेत्र है वहां पर मुझे बलात्कार पीड़िता को दोबारा गैंगरेप की धमकी मिलती है, पिस्टल डालने और इस तरह की चीजों की धमकी मिलती है, और वहां पर कार्यरत तत्कालीन एसएसपी पढ़ के ईजीवे में छोड़ देते हैं। और वही चीज माननीय न्यायालय में माननीय न्यायाधीश भी पढ़कर ईजीवे में छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि ये सब चीजें हमारे किसी अपने की है। ऐसा भी होता है क्या? अगर ऐसा होता है तो हम न्यायालय जा क्यों रहे हैं? वो न्यायालय निचली अदालत हो या ऊपरी अदालत हो, न्यायालय के पास इतना अधिकार है कि वो स्वतः संज्ञान से चीजों को संज्ञान में लेकर कोई भी आदेश पारित कर सकता है। तो वो क्यों नहीं आदेश पारित कर दे रहे हैं माननीय न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में कि ये जो कोर्ट है वो एमपी एमएलए का है और यहाँ केवल उन्हीं का चलेगा, आप लोग यहाँ न आए। ये न्यायालयी प्रक्रिया का मतलब क्यों दिखावा किया जा रहा है? केवल हम लोगों को पीसने के लिए हम दिल्ली से वहां दौड़ दौड़ के जाएं और जाते रहे। जब तक डॉक्टर बाल मुकुंद सर थे हमें कुछ नहीं हुआ। नवंबर में आलोक श्रीवास्तव सर आए और दिसंबर में ही हमला हो गया। जब कुछ नहीं करके ये लोग थक पाए तो सीधे हमला कराकर पूरी तरीके से केस छुड़ाकर और अब वहाँ सारी चीजें अपने हिसाब से कर रहे हैं। वहाँ माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में कुछ ऐसे भी कागज लगाए गए हैं मेरे बिहाफ पे, ये दिखाकर कि मुझ पीड़िता ने कोई कागज लगाया है जिसमें ये लिखा है कि मैं किसी कारणवश 6 महीने तक न्यायालय नहीं आऊंगी। लेकिन वहाँ ये नहीं बताया जा रहा है कि हमने पीड़िता को मार के काट के जान लेने का असफल प्रयास करके केस ही छुड़ा दिया है। सारी चीजें ऊपर से सेट है। और ये जो जो आलोक श्रीवास्तव सर है माननीय न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट, ये 5 जनवरी को ही सुनवाई करने वाले थे 173(8) वाली जो फर्जी रिपोर्ट का प्रकरण चल रहा है, लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि इन्होंने देख लिया कि इनकी पोल अब खुलने लगी है और कभी भी खुल सकती है बड़े स्तर पे। तो इन्होंने इतने समय तक इंतजार किया कि इसको माननीय हाईकोर्ट के द्वारा किसी तरीके से संज्ञान में लिया जाए और किसी भी तरीके से इस पे कुछ भी आदेश दे दिया जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब आलोक श्रीवास्तव सर खुद अपने हाथ में लेके उस पे कोई ऑर्डर पास करते हैं या अब न पास करके कुछ और अलग टेंडर लगा के डायरेक्ट हाईकोर्ट से उसको सुनवाई करके कुछ करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप खुद सोचिए कि जब मेरे एफआईआर में लिखा हुआ था कि आप पहले कॉल डिटेल्स और ये सारे चैट्स मैं जो दे रही इन सारी चीजों को देखने के बाद सारे डिटेल्स निकालने के बाद आप एफआईआर दर्ज करें और कोई कार्रवाई करें, तो क्यों नहीं निकाला गया? इस दिन के लिए न निकाला गया कि मुझे चरित्रहीन और पता नहीं क्या क्या साबित किया जाए। और दूसरी चीज, नहीं निकाला गया तो नहीं निकाला गया, ठीक है, वो उनकी सेटिंग। लेकिन जब माननीय न्यायालय तक चीजें पहुंच गई हैं और मुझ पीड़िता का बयान हो गया है और सारी चीजें हो रही हैं और ट्रायल एकदम मतलब अब अंत के तरफ है, तो किसी एसएसपी को, किसी भी पुलिस के अधिकारी को इतना कैसे अधिकार मिल गया कि वो खुद ही से जांच कर ले? उस अधिकारी ने ये जरूरी क्यों नहीं समझा कि माननीय न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं उनके पास जाकर उनके संज्ञान में लाए कि इस तरह की मुझे कुछ एडिशनल चीजें मिली हुई हैं और मैं इस पर आपका मतलब परमिशन पाकर मैं इस पर जांच करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों नहीं किया गया? ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मेरे मार्च में मेरे जीरो खत्म होने के बाद ही तुरंत इन लोगों ने स्क्रिप्ट बनाकर सारी चीजें की और वहां भेजा। और जब एसएसपी प्रभाकर चौधरी सर उस समय नहीं उसको फॉरवर्ड किए तो ये लोग ऊपर के बड़े अधिकारी से फॉरवर्ड करके सारी चीजें अंदर कराते गए। ठीक है, और न्यायालय ये लोग सीधे इसलिए नहीं आए क्योंकि उस समय डॉक्टर बाल मुकुंद सर थे। ठीक है, और जब तक आलोक श्रीवास्तव सर आए तब तक इन लोगों ने अपने अंदर की सारी चीजें कर चुकी थी कि या तो मेरा गवाह गवाही न दे डर के, और नहीं तो अगर दे दे तो सीधे गवाह को और केस को ही संदिग्ध बना दिया जाए और उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। इस तरह की चीजें चल रही हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज सोमवार को मैं अपने यहाँ से निकल रही हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रही हूँ और मैं आज वहाँ
पूरे दिन बैठूंगी और देखती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद आगे का अपडेट आपको फिर दिया जाएगा।